नमस्कार दोस्तों। लीजिए प्रस्तुत है सुषमा अग्रवाल द्वारा लिखित उनका प्रथम उपन्यास नया रास्ता। वाचन आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। जो युवतियों में जागृति एवं नव चेतना का संचार करेगा। तो लीजिए प्रस्तुत है नया रास्ता। अध्याय 1। यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलू, बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली। मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है। कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें झलझला पड़ी। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींचे अपने फोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप न रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी। नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुम्हें फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श हैं तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। मां ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। मीनू के मन में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपटकर झूम गई। मीनू प्रसन्नचित भागी भागी अपने घर चली आई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा, जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल न हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी। कभी खुशी कभी गम, कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी। नया रास्ता। अध्याय 2। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थीं। घर की सारी चीजें झाड़ पोंछ कर यथास्थान लगा दी गई थीं। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बाजार से मंगाई गई थी। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थी कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतजार था। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। भगवान से न जाने कितनी मनौतियां माँ ने मांगी थी। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु आए थे।
उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई थी। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उनके घर कोई देवता आ गए हों। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने हुए वह बहुत सुंदर लग रही थी। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करनी प्रारंभ की। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है। मीनू ने सहज स्वभाव से उत्तर दिया, जी, प्रथम श्रेणी में पास किया है। वेरी गुड, कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव भर गए। तुम्हें घर के किन किन कामों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न पूछा। जी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? जी, कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की मिले जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहां तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई जिसमें नवयौवन का निखार था। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज्यादा अच्छी थी। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा हंस हंस कर सबके उत्तर देती रही। मीनू की माँ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज्यादा रूपवती है। जब लड़का लड़की को देखने आए तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, इसीलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट झलक रही थी। दूसरी ओर हंस हंस कर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आया था। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा, तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? पर माँ, इसमें क्या बात हो गई? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें उत्तर दे दिया। क्या उनकी बातों का रोककर जवाब देती? आशा ने बचकानी हरकत करते हुए माँ से कहा। उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ वहां पर। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है? माँ उसे हंसने क्यों मना कर रही थी? यही अंतर्द्वंद उसके कोमल और नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया, भाई साहब, आपका क्या जवाब रहा? जी, घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे। यह कहकर उन्होंने वहां से विदा ली। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निठाल से होकर सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी भी वहां पास में ही आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। अपने पति के मन में उभरे भावों को वह अच्छी प्रकार से समझ रही थी। जब उनसे रहा न गया तब वह बोल ही पड़ी, अजी, आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफी बातें कर रहा था। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए तो। वैसे जहाँ संयोग होता है, होता तो वहीं पर है। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। हाँ, यह तो आप ठीक कहते हैं। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली, दीदी, आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं।
चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी, मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता, क्या पता, क्या? जिसे पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य पसंद आई होंगी। देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। नया रास्ता अध्याय 3। अमित व मायाराम जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे थे। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। मायाराम जी व धनीमल जी की कुछ समय तक बातें होती रही। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने उसका फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया। शादी में 5 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। मायाराम जी दहेज विरोधी थे। उन्होंने धनीमल जी से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अभी एक लड़की देख कर आए हैं, पसंद भी आ गई है सबको। वे नहीं जानते थे कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वे अपने बेटे को बेच डाले। उनके पांवों में वे बेड़ियां नहीं डालना चाहते थे। मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा, मेरी तो बस 3 बेटियां ही हैं, मेरे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का है। यह सोचकर वे उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूंगा। सरिता का फोटो उनके सामने था। माताजी, पिताजी, अमित व उसकी बहन सभी ने उस पर विचार किया। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उनके पिताजी बोले, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, काफी गुणवती लगती है। उसके बात करने का तौर तरीका मुझे बहुत पसंद आया। माताजी शायद कुछ पैसों की तरफ झुक गई थी। वह बोली, रूप रंग में तो कम धनीमल जी की लड़की भी नहीं। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो फोटो, कैसे तीखे नाक नक्श हैं इसके। और भाई तौर तरीके आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। तभी अमित की बहन मीनू का फोटो भी उठा लाई। सरिता और मीनू दोनों की फोटो सामने रखकर देखने लगी। सरिता के कटे बाल उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे, पर नाक नक्श में मीनू से ज्यादा अच्छी नहीं थी। तभी अमित ने माताजी से प्रश्न किया, माँ, बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है, इसीलिए वह बोली, बेटे, व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं है। ना तो सरिता के बारे में कुछ कहा जा सकता है और ना ही मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। फिर भी माँ, देख लो तुम ही, कहकर अमित चुप हो गया। उसके पिताजी को भी इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी, शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर ना रह सके। परंतु अमित की माँ ने तो धन के सपने देखने शुरू कर दिए थे, इसीलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक न चली। अंत में यही निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीनू के यहाँ मना करने के लिए पत्र लिख दिया जाए। लड़के वालों के दिल में भी अंतर्द्वंद होता है, जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देती हैं। वही अंतर्द्वंद अमित के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में था। मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इस सोच में लगे थे। तभी माताजी को एक युक्ति सूझी। वह बोली, मीनू की बहन कैसी लगी? मीनू की बहन तो मीनू से ज्यादा सुंदर है ही, पिताजी ने उत्तर दिया। पर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? रिश्ता मीनू का लेने गए थे, ना कि उसकी बहन का। अरे तुम समझते ही नहीं हो, माताजी बोली। कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद आई है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दें। तो इससे क्या होगा? पिताजी बड़े विस्मित स्वर में बोले। अरे होगा क्या, छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़ी ना कर देंगे, बस रिश्ता अपने आप ही टूट जाएगा। माताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। परंतु यह क्रूर योजना पिताजी की समझ में नहीं आई। वह किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, परंतु पत्नी के जोर देने पर उन्हें पत्र लिखना ही पड़ा। पत्र लिखते समय पिताजी बोले,
अरे अमित की माँ, मुझसे यह सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी भी बेटी मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। माँ गर्दन हिलाकर बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो ही जाता है। अमित की माँ पिताजी को उकसाती रही और पत्र लिखने को मजबूर कर दिया। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया है। उनकी मना स्थिति विकल हो गई। उन्हें आभास था उस पीड़ा का, उस दुख का जो पत्र मिलने के बाद लड़की वालों को होना था। नया रास्ता अध्याय 4। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे। पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। घर में सबको इंतजार था पत्र का, उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, इसीलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। पिताजी कहते, अरे भाई, यहाँ से पहुँचने पर घर में सलाह करेंगे और फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृतियां हो आईं। पहले भी कई बार देखकर उसे नापसंद कर दिया गया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षाफल निकलता था, पर आज यह घबराहट कैसी? वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ से पत्र आया है। यह कल्पना कर उसके हृदय की धड़कन और तीव्र हो गई। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकेगी या नहीं। तभी उसे रोहित की आवाज सुनाई दी, जो कि जोर जोर से बोल रहा था कि मेरठ वालों से पत्र आ गया। पिताजी ने पत्र पढ़ा। एक एक करके सबने पत्र पढ़ा, परंतु पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई। घर में मौन छाने से मीनू समझ गई कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें ऐसी क्या कमी है। कुरूप तो नहीं है वह। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। शायद वे विवाह के योग्य ही नहीं। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह विवाह नहीं करेगी। एक ठंडी सी आह भरकर वह तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। बाहर कमरे में माताजी व पिताजी बातें कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। माँ बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना जहां लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुनी, पहुंच गई वहीं पर। कुछ देर रुककर, देख लिया ना तुमने इसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आह भरी। पर मीनू की माँ, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है। फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर में बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगे। बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है। क्या बीतेगी उसके दिल पर जब वह यह सब सुनेगी। माँ ने परेशान होकर कहा, हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है, और जहाँ तक खूबसूरती की बात है वह बहुत सुंदर ना सही, देखने में अच्छी लगती है। यह कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। यह सब बातें मीनू अंदर कमरे में बैठी सुन रही थी। अपने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि अब शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह जो निर्णय ले रही है वह उचित है कि नहीं। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। पिताजी व माताजी के उदास चेहरों को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझिल हो गई। वह उनके दुख को भलीभांति समझ रही थी। कितनी अभागिन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें, आशा की शादी वहाँ कर दें। मेरे कारण आप उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं बेटी,
यह सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी, तुम्हारी मना स्थिति को हम भली भांति समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कह के पिताजी ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। पिताजी, आप इतने परेशान ना हो, मैं अपनी चिंता अपने आप करूंगी। आप आशा की शादी कर दीजिए। पर इस तरह से जब बड़ी बहन की शादी ना हो और छोटी की कर दें, क्या कहेगा समाज हमें? यही ना कि बड़ी बेटी अभी घर में बैठी है और छोटी की शादी कर दी। पिताजी कुछ तेज स्वर में बोली। आप समाज की इतनी चिंता करते हैं? क्या करता है समाज हमारे लिए? यह समाज ही हमें इस तरह की परिस्थितियों के लिए विवश करता है। आप समाज की चिंता ना करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। तभी पास में बैठी माँ बोल पड़ी। बेटी, हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी की शादी हो। माँ, आप मेरी शादी की चिंता ना करें। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, जिससे मैं बोझ ना बन सकूँ। मीनू भरे कंठ से बोली। बोझ? कैसा बोझ? एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ है? ऐसा कैसे सोच लिया तूने? माँ बोली। माँ, आप बुरा मान गई। मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि हर लड़की को भी अपने पाँव पर खड़ा होना आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। फिर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीनू ने बात संभालने का प्रयास किया। मीनू, अपने पाँव पर खड़े होने में तो कोई बुराई नहीं, परंतु शादी करना भी आवश्यक है। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी जिंदगी का क्या भरोसा? कौन करेगा दुख सुख में तेरी मदद? अपने पति का और बच्चों का ही तो सहारा होता है जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। पर माँ, अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है। आप आशा की शादी की बात चलाइए। यह कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई। माँ और पिताजी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ मीनू के कहने में आकर आशा की शादी कर दें? अभी भी इसी उलझन में फंसे थे कि इतने में पिताजी के एक मित्र आ पहुंचे। वह उनके घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। सारी बातें ज्ञात होने पर उन्होंने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। यह सब निर्णय लेने के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। अपने दिल में आशा संजोए आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर जा पहुंचे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं उन्होंने पत्र में लिखी थी। घर में उस समय कोई नहीं था। नौकर ने दरवाजा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा लिया। अभी उन्हें बैठे कुछ ही समय हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हैं, वे भी वहीं बैठ गए। बातों बातों में पता चला कि वे शहर के बहुत बड़े व्यक्ति धनीमल जी हैं। धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। 5 लाख रुपए लगा रहे हैं वे शादी में। यह ज्ञात होने पर दयाराम जी के पांव तले जमीन खिसक गई। अब उन्होंने 1 मिनट भी वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से उठ खड़े हुए। सारे रास्ते दयाराम जी यही सोचते रहे कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा था, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी सरिता का रिश्ता कर दिया है। कैसी जालिम है यह दुनिया। सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान में इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी तो नहीं रही है। पिताजी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। घर पर सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा। घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना हो गई है। वास्तविकता जानने पर सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। नया रास्ता, अध्याय 5। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। कई बार उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। परंतु मीनू जैसे योग्य तथा होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं थी। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। उतार चढ़ाव तो हर इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं। उसने साहस से काम लिया। उसने विवाह का सपना देखना ही छोड़ दिया।
उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी जिसका वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। यूं तो बचपन से ही उसकी वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता की इच्छा न थी कि वे उसे हॉस्टल भेजें। आज मीनू के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत पढ़ने की आज्ञा दे दी। मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया था। उसके हृदय में लगन थी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अपने पांव पर खड़े होकर वह इतना पैसा कमा लेना चाहती थी कि जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। इस समाज में चारों ओर पैसे की ही तो इज्जत है। हर जगह पैसों का ही बोलबाला है। बस पैसा पैसा पैसा, हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा है। मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी। अभी तक हमेशा साथ रहकर ही पड़ी थी। 15 दिन ही तो रह गए थे उसे जाने में। कैसी रहेगी वह हॉस्टल में? कल्पना मात्र से वह सहर उठती, परंतु यह सोचकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठता कि वह भी एक वकील बनेगी। मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। पहली बार हॉस्टल जाने का चाव था। माँ ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। एक एक दिन करके उसकी पसंद की सारी चीजें बना बना के उसे खिलाई। माँ को लग रहा था कि बेटी न जाने कितने समय बाद फिर घर आएगी। पिताजी भी जब ऑफिस से आते तो उसके लिए खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते। आखिर मीनू का हॉस्टल जाने का दिन आ ही गया। उसके सामने एक उद्देश्य था, एक सपना था जो उसे पूरा करना ही था। घर छोड़ते समय मीनू की आंखों में आंसू झलझला पड़े। कितना अजीब लग रहा था उसे घर छोड़कर जाना। अपनी माँ व भाई बहन से पहली बार अलग हो रही थी। माँ ने उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटी, एक दीप्तिमान नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशवान कर दो। जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे पास हो। तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार साथ लिए मीनू ऐसी डगर पर चली जा रही थी जहां उसे यह ज्ञात नहीं था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिल सकेगी, परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए वह अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर शुरू शुरू में मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। कुछ नया व अजीब सा प्रतीत हुआ। शुरू में वहां उसकी अधिक सहेलियां भी नहीं बन पाई थीं। वह अपना अधिकतर समय अपनी पुस्तकों के साथ ही लगाती। किताब हाथ में लिए लिए वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। जब वह छोटी थी तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा था, बेटी, तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी? नन्ही मीनू ने जवाब दिया था, पिताजी, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी। मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। तभी पास बैठी माँ ने कहा था, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है। कौन पढ़ाएगा तुझे इतना? बस 18 साल की उम्र में शादी कर देंगे। फिर लड़कियों को कौन पढ़ाता है इतना? लड़कों की बात और है। माँ की यह बात सुनकर मीनू के दिल को ठेस पहुंची थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। बचपन से ही उसका सपना था अपने पांव पर खड़ा होने का, कुछ बनकर दिखाने का। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में खोई थी कि इतने में उसकी सहेली माया ने आकर कहा, मीनू, मीनू, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। पिताजी का नाम सुनकर मीनू एकदम बिस्तर पर किताब रखकर उछल कर भागी। 2 दिन बाद ही पिताजी मिलने के लिए आ गए थे, परंतु फिर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो उनसे बिछड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया हो। पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली नहीं समाई। माँ ने उसके लिए काफी सारा सामान बनाकर भेजा था। लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी वापस चले गए, परंतु मीनू को घर के स्नेह जाल की स्मृति फिर ताजा करा गए। नया रास्ता अध्याय 6। मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय था धनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा धनीमल जी की ही प्रशंसा सुनाई देती, परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है। अभी हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई है। ईश्वर की कृपा से पैसों की भी कमी नहीं थी।
फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं? मीनू का भोला भाला सांवला सलोना चेहरा पहली नजर में ही अमित का दिल मोह गया था। कितना बुरा लगा था उसे जब मीनू के लिए मना किया गया था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि अपनी माँ और पिताजी के सामने बोल सके। एक दिन उसने माँ के सामने कहने का साहस किया, माँ, तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है जो तुम इतनी उतावली हो उसे घर में लाने के लिए? नहीं, मैंने उसे देखा नहीं है, परंतु उसका फोटो तो अच्छा है। क्या बुरी है दिखने में? माँ ने जवाब दिया। माँ, मीनू में भी क्या कमी है देखने में? ठीक ही है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारे काम करने में चतुर है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल सकेगी। अरे अमित, लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है। पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे। माँ, बात सरिता के अंदर कमी की नहीं, पर माँ, जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया तब उन सब के दिल पर क्या बीती होगी? अमित कुछ उदास सा हो गया। बस इतनी सी बात सोच रहा है अमित? तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो, एक ही बहू घर में आनी है, दो चार जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी, और फिर शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं जो जब चाहे शादी कर ले और जब चाहे छोड़ दे। जिंदगी में एक बार ही होता है विवाह, माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ माँ कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। इतने बड़े घर की लड़की लाकर तुम्हें आराम दे सकेगी? क्या तुम्हारे कार्यों में मदद कर सकेगी? यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, नौकर रख लेंगे। क्या जरूरत है कि बहू घर में आकर काम करे? और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे काम करना कहाँ आता होगा? घर में नौकर ही काम करते होंगे। तुम सब समझती हो, जानती हो माँ, देखती नहीं मौसी की हालत। बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत बड़े खानदार की सुंदर लड़की ली। देख लिया उस सुंदर सलोनी बहू ने क्या हालत बना दी मौसी जी की, अमित ने माँ को समझाते हुए कहा। हाँ, वो तो है, माँ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। मौसी जी ही घर का सारा काम करती रहती हैं। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू से कहती भी हैं तो वह यही उत्तर देती है, माँ जी, मुझे नहीं आता यह काम, मैंने तो अपने घर में कभी किया ही नहीं। हमारे घर में तो कई कई नौकर रहते हैं, इसीलिए हमें काम करने की आदत नहीं है। घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उनकी प्यारी बहू को। वैसे हाँ, क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। अब तो वह एक बच्चे की माँ भी बन गई है, पर उसे तो अपना क्लब ही प्यारा है। बच्चे को भी मौसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। माँ, एक दिन मौसी के घर गया था। मौसी जी को तेज बुखार था, परंतु उस बुखार में ही वे घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चे को भी संभाल रखा था। मुझे तो बहुत दया आ रही थी मौसी जी पर, अमित ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास सा होने लगा कि ना जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आके एक अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी कि नहीं। अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में बाहर से एक कार आकर रुकी। धनीमल जी ने उस कार से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर फल की पेटी लिए आ रहा था। घर में अमित के पिताजी नहीं थे, इसीलिए अमित ने ही उनकी कुशल क्षेम पूछकर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। पिताजी की अनुपस्थिति में उसका ही कर्तव्य था कि वह घर आए मेहमान का स्वागत करे। धनीमल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को एक आंख भी नहीं भा रही थी। वह समझता था कि वे अपने पैसों का जादू डालकर सबको मोह लेना चाहते हैं। जब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फल किस बात के। अमित से रहा नहीं गया, उसने धनीमल जी से पूछ ही लिया, ये फल क्यों लाए हैं आप? इस सब की क्या जरूरत थी? धनीमल जी बोले, बेटे, कश्मीर से 4 पेटी सेव मंगवाए थे, मैंने सोचा एक पेटी अमित बेटे के घर भी ले चले। खाकर देखो बेटे, बहुत मीठे सेव हैं। उनकी यह बात सुनकर अमित को क्रोध सा आ गया। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता, पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। पिताजी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया
और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटे क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? माँ, अभी कोई बात नहीं हुई, रिश्ता तय नहीं हुआ और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए हैं। कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब हैं, जैसे कभी हमने मीठे सेब खाए ही नहीं हैं। अमित गुस्से में बोलता रहा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? जब संबंध जुड़ जाता है तब खाली हाथ नहीं जाते। ऐसा ही उन्होंने किया, इतना गुस्सा करने से क्या फायदा है? अच्छा माँ, तो तुम भी उनके ही पक्ष में बोल रही हो। ठीक है, तो तुम सबने सरिता को इस घर में लाने की ठान रखी है। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अमित सामने रखा समाचार पत्र देखने लगा। धनीमल जी उस दिन सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने आए थे। नया रास्ता अध्याय 7। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर उसके पिताजी भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे। सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। इस कल्पना मात्र से ही वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लाड़ली के हाथों बेचना चाहते थे। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लेवाने के लिए कार लेकर आया था। मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित व उसकी बहन मधु सभी उसी कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाजा खोला। यह सब देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं हैं। कोठी का दरवाजा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हों। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी थी। लॉन में बैत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां पड़ी थी। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन सबका विशेष स्वागत किया गया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल व मेवा उनके सामने रखे गए, परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे में बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची भी आई। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले धरती खिसक गई। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की। नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी। उन्हें उसके उस रूप में ही सुंदरता नजर आ रही थी। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें? क्या सरिता मीनू से ज्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई है? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, आपकी किस चीज में रुचि है? सरिता ने तपाक से जवाब दिया, जी मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होंगी? अमित ने पूछा। मुझे घर के काम नहीं आते। घर में चार चार नौकर हैं, काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि नहीं, सरिता ने निस्संकोच जवाब दिया। शादी के बाद यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगी? सरिता तपाक से बोली, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। उसका यह जवाब सुन अमित भौंचक्का रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? सरिता ने उत्तर दिया, मैंने 2nd डिवीजन में BA पास किया है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं कर रहा था, परंतु उन सब के विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा।
सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रहीं। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया। घर पर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में, मुझे तो अच्छी लगी देखने में, रंग ही तो जरा गिरा हुआ है। क्या बात है, शादी के बाद तो निखार आता ही है रंग रूप में। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें। जहाँ तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है। पर पिताजी, यह तो कोई जरूरी नहीं कि काली भाभी ही घर में आए, अमित की बहन मधु ने कहा। तू चुप रहे, तू क्या जानती है इस बारे में, पिताजी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, पिताजी ने पूछा। अमित तो काफी उदास सा नजर आ रहा था। उदासी भरे स्वर से बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है तो कर लीजिए। जहां तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटे के ये शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करना शुरू कर दिए। हमारे समय में तो कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था, उनकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे कि बस हजारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़कों लड़कियों की तो पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुन रहा था। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। माँ के व्यंग उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे, परंतु वह इतना साहस ना बटोर पाया कि माँ को कुछ कह सकता। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। नया रास्ता, अध्याय 8। हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था। उन सब ने मिलकर यह योजना बनाई कि आज बाहर जाकर चाय पी जाए व समोसे खाए जाएं। मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने को ही थी कि इतने में डाकिया दिखाई दे गया। सभी लड़कियों का पूरा झुंड उस डाकिये की ओर दौड़ा। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। मीनू एक तरफ ही खड़ी रही। कल ही तो उसके पिताजी व माताजी का पत्र आया था, इसीलिए उसे किसी के पत्र का इंतजार नहीं था। सभी लड़कियां अपने अपने पत्र मांगती हुई आगे बढ़ती जा रही थीं। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न नजर आ रही थीं और जिनके पत्र नहीं आए थे वे उदास दिखाई दे रही थी। मीनू की सहेली माया उधर से उदास लौट रही थी। आज भी उसका कोई पत्र नहीं आया था। लगभग 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी, जबकि माया 4 पत्र लिख चुकी थी। उसे चिंता थी कि कहीं मम्मी पापा की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। मीनू माया की परेशानी भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि बाहर हॉस्टल में माता पिता से अलग रहकर सिर्फ चिट्ठियां ही तो एकमात्र सहारा रह जाती हैं। माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुले सुनाना शुरू कर दिए। उसके मजाक भरे चुटकुले व बातें सुनकर माया के चेहरे पर हंसी झलक आई। अभी भी सभी सखियां बाहर जाकर चाय समोसा के बारे में सोच रही थीं कि इतने में वर्षा की बूंदें तेज हो गई। वर्षा में बाहर निकलना उन सब ने ठीक नहीं समझा। तभी उन्होंने कैंटीन के नौकर को बुलाकर उससे हॉस्टल के बाहर वाली कैंटीन से चाय व समोसे मंगवाए। सभी लड़कियां बारामदे में बैठ गईं। अब इंतजार था चाय व समोसे का। सभी की निगाहें गेट की ओर ही थी कि कब नौकर चाय समोसे लेकर आएगा। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। पास आने पर पता चला कि वह मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा थी। नीलिमा को पहचानते ही मीनू खुशी से उछल पड़ी। तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर वह नीलिमा के गले जा लगी। आज कितने दिनों के बाद वह अपनी प्यारी सखी से मिली थी। इतने में ही नौकर चाय समोसे लेकर आया। चाय समोसे देखकर नीलिमा बोल पड़ी,
अरे वाह, ऐसे मौसम में चाय समोसे, बस मजा आ गया। नीलिमा का मीनू के हॉस्टल की और सहेलियों ने भी स्वागत किया। कितना अच्छा लग रहा था उसे, कितना अपनापन था सब में। यह सब कल्पना करके ही नीलिमा का दिल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचने पर नीलिमा ने अपना पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया। यह कैसा कार्ड है? मीनू ने पूछा। तुम स्वयं ही खोलकर देख लो ना, नीलिमा ने कहा। मीनू ने खोलकर देखा तो नीलिमा की शादी का कार्ड था। अरे, यह तो तेरी शादी का कार्ड है, तूने अभी तक नहीं बताया। हाँ, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। तुझे शादी में जरूर आना है। यदि तू शादी में नहीं आएगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू बोली। तू ही मेरी एकमात्र सहेली है जिसको कि मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। तुझसे ही मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि तेरी शादी में ना आऊं। देख मीनू, कुछ दिन पहले ही आना है। कुछ काम नहीं कराएगी क्या मेरा? नीलिमा ने कहा। मीनू ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू जब कहेगी तभी आ जाऊंगी। तभी एक क्षण रुकते हुए, अरे, यह तो बता, लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कैसा है? इतनी सारी बातें एक साथ ही पूछेगी क्या? नीलिमा ने कहा। लड़का मेरठ का है, उनकी अपनी फैक्ट्री है, काफी पैसे वाले आदमी हैं। उनका नाम सुरेंद्र है। देखने में बहुत स्मार्ट है, रंग भी साफ है, नाक नक्श भी अच्छे हैं। अपनी बात खत्म करते हुए नीलिमा बोली, अच्छा देख, इतनी सारी बातें मैंने बता दी, अब और क्या पूछना चाहती है? घर पर सब ठीक तो होंगे ही? मीनू ने पूछा। हाँ, घर पर सब ठीक हैं। मेरे अशोक भैया डॉक्टर बन गए हैं, आजकल वे दिल्ली में ही हैं। तभी नीलिमा एक झटके के साथ खड़ी हो उठी। घड़ी में 5 बज चुके थे। उसे मेरठ से अपने घर भी वापस आना था। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। चलते चलते भी नीलिमा उससे वादा कराकर गई थी कि उसे शादी में जरूर आना है। नीलिमा को गेट तक छोड़कर आने के बाद मीनू सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने शादी के निमंत्रण पत्र को फिर से खोलकर देखा। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह फिर अतीत की स्मृतियों में डूब गई। वह अपने को अभागिन महसूस कर रही थी कि कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। यह कल्पना करते ही उसका दिल भर आया। तभी उसने अपने को संभाला और अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई। नया रास्ता, अध्याय 9। मीनू अपना अधिकतर समय अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करती। यूं तो बचपन से ही उसको अधिक पढ़ने की आदत थी। हमेशा ही वह अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। वकालत में भी उसने प्रथम श्रेणी में पास होने की ठान रखी थी। इस समय उसमें विशेष लगन थी, विशेष उत्साह था, कुछ बन दिखाने का, अपने पांव पर खड़ा होने का। हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर ही रहेगी? क्या हर लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? क्या लड़की को यह भी अधिकार नहीं कि वह अपने जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? ऐसे अनेक प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में उठते। उसके हृदय में तूफान उठता कि वह एक लड़की जरूर है, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस अवश्य है कि वह भी कुछ बन सके। मीनू अभी अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों उसे नीलिमा की शादी में जाना है। नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने को कह गई थी, परंतु कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव न था। वह अपनी पढ़ाई अधिक दिनों के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसने एक दिन पहले ही जाने का निश्चय किया। वह अपनी सहेली के विवाह उपलक्ष्य पर कोई भेंट देना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज़ खरीदी जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि नीलिमा के लिए एक दीवाल घड़ी ही क्यों न खरीदी जाए। वह झटपट बाजार जाकर नीलिमा को भेंट करने के लिए एक घड़ी खरीद लाई। अगले दिन मीनू मेरठ से मीरापुर के लिए चल दी। उसके हृदय में विशेष उत्साह था क्योंकि वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने रिक्शा वाले को आवाज लगाई। इतने में ही उसे नीलिमा का बड़ा भाई अशोक दिखाई दे गया। अशोक बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने के लिए आया था। मौसी तो किसी कारणवश उस बस में नहीं आ पाई थी। मीनू ने अपना सारा सामान रिक्शे में रखना शुरू किया, परंतु अशोक के कहने पर उसने अपना सामान उसकी कार में रख दिया।
रास्ते भर अशोक मीनू से अनेक प्रकार के प्रश्न करता रहा। मीनू बहुत साधारण ढंग से उन सभी प्रश्नों के उत्तर देती रही। अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह झलक रहा था, परंतु मीनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तभी ब्रेक लगा और कार भी झटके के साथ मीनू के घर के सामने रुकी। सामने बैठक में बैठे पिताजी मीनू का इंतजार कर रहे थे। मीनू की आवाज सुनकर उसकी माँ भी रसोई घर से बाहर आ गई। आशा और रोहित भी अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर मीनू से आकर चिपट गए। तभी आशा ने मीनू से पूछना शुरू किया, दीदी तुम हमारे लिए क्या लाई हो? मीनू अभी इस बात का जवाब देती कि इससे पहले पिताजी बोल पड़े, अरे आशा, दीदी को मुंह हाथ धोकर कुछ खाने पीने दो, तभी बातें करना। माँ ने एक बर्तन में मीनू को पानी लाकर दिया। मीनू ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाकर रखे थे। मीनू को बेसन के लड्डू का विशेष शौक था, इसीलिए लड्डू देखकर मीनू बहुत खुश हुई। अभी उसने चाय पी ही थी कि नीलिमा ने अपने नौकर को उसे बुलवाने के लिए भेज दिया। मीनू का मन था कि वह उड़कर नीलिमा के पास पहुंच जाती। अपने पिताजी तथा माँ की आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों सहेलियां एक लंबे समय के बाद मिल रही हों। तभी सामने नीलिमा की मम्मी आती दिखाई दी। मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और नीलिमा के साथ अंदर कमरे में चली गई। मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, हमारे होने वाले जीजा जी की फोटो तो दिखा। नीलिमा ने मजाक भरे स्वर में कहा, क्या करेगी फोटो देखकर, कल उन्हें साक्षात ही देख लेना। क्या तेरे पास फोटो नहीं है? मीनू ने पूछा। अरे क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास फोटो ना हो? कहते हुए नीलिमा ने अलमारी से एक फोटो निकाला। फोटो दिखाते हुए नीलिमा ने मीनू से पूछा, कैसे लग रहे हैं तुझे अपने होने वाले जीजा जी? अरे वाह, यह भी कोई पूछने की बात है? लाखों में एक हैं, आखिर क्यों ना हो, हमारी नीलिमा भी तो लाखों में एक है। मीनू बड़े प्यार भरी बाणी में बोली। तभी नीलिमा की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने नीलिमा से कहा, नीलू बेटा, मीनू को अपना सब सामान दिखा दो शादी का। अच्छा मम्मी, कहकर नीलिमा ने पास में रखा सूटकेस खोला। एक एक करके उसने सारी साड़ियाँ व कपड़े मीनू को दिखाए। मीनू हर साड़ी की प्रशंसा करती रही। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को आभास हो गया कि वह अपने माता पिता से कुछ देर भी बातें नहीं कर सकी। तभी उसने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु नीलिमा ने उससे आग्रहपूर्वक कहा, मीनू तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगी। नहीं नीलू, घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी, फिर रात भी काफी हो गई है। कुछ भी हो, खाना खा के ही जाना होगा तुझे। डर की क्या बात है, अशोक भैया छोड़ आएंगे तुझे घर तक, नीलिमा ने आग्रहपूर्वक कहा। मीनू नीलिमा के आग्रह को न टाल सकी। नीलू की मम्मी ने खाना लगाया। मीनू व नीलिमा ने एक ही थाली में खाना खाया। जब तक दोनों ने खाना खाया, रात के 9:45 बज चुके थे। मीनू को डर था कि कहीं उसके पिताजी व माँ इतनी रात गए लौटने पर नाराज ना हो जाएं। तभी नीलिमा ने अपने भाई अशोक को आवाज लगाई और उन्हें मीनू के साथ भेज दिया। सड़क पर घोर अंधकार था। शायद सड़क पर लगी बिजली की ट्यूबें खराब हो गई थीं। अंधकार में मीनू अशोक के पीछे पीछे चलने लगी। मीनू का पैर एक पत्थर पर पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया। तभी उसने अपने आप को संभाला। 2 कदम पर उसका घर था। मीनू के पिताजी बैठक में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मीनू व अशोक को देखकर पिताजी ने अपने हाथ की किताब मेज पर रख दी। उन्होंने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु रात अधिक हो जाने के कारण उसने बैठने से इनकार कर दिया। मीनू सीधे अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ उसका इंतजार करके अभी अभी बिस्तर पर लेटी थी। मीनू भी माँ के पास पड़े पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू और माँ बहुत देर तक पड़े पड़े बातें करती रही। न जाने मीनू को कब नींद आ गई। फिर सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली। जैसे ही मीनू की नींद टूटी, उसने करवट बदली। तभी माँ ने एक प्याली गर्मा गर्म चाय लाकर मीनू के हाथ में थमा दी। कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को। हॉस्टल में तो सुबह सुबह अपने आप ही चाय बनाकर पीनी पड़ती थी, और फिर माँ के प्यार की तो बात ही कुछ और है। निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, मीनू बेटे, आज नाश्ते में क्या खाओगी? माँ, आज सूजी का हलवा बना दो, बहुत दिन हो गए खाए हुए। मीनू ने माँ की बात का उत्तर दिया।
जितने समय में मीनू नहा धोकर निर्वृत्त हुई उतने में ही माँ ने सूजी का हलवा बनाकर तैयार कर दिया। मीनू हलवा खाती गई और माँ के हाथ के बने हलवे की प्रशंसा करती रही। आज नीलिमा की बारात आने वाली थी। मीनू के हृदय में भी विशेष उत्साह था। आज उसकी सहेली की बारात आ रही थी। तभी अचानक उसके हृदय में पीड़ा का एक तार झनझना उठा। उसे अनुभूति होने लगी कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। इसी विचारधारा में तल्लीन मीनू के कान में एक स्वर सुनाई दिया। मीनू, नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने नीलिमा का भाई अशोक खड़ा था। मीनू ने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु घर में बारात आने वाली थी, इसीलिए उस समय बैठना उसके लिए संभव न था। नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने हरे रंग का सलवार सूट पहना। तभी माँ रसोई से बाहर निकली। मीनू को सलवार सूट पहने देखकर बोली, बेटी आज तो साड़ी पहन लेती। मीनू ने शीशे में अपना चेहरा निहारते हुए कहा, माँ शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा, रात को बारात के समय साड़ी पहन लूंगी। शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केस संवारे। इससे उसका रूप और सलोना हो उठा। गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नैन नक्श उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना घर कर गई थी, उसके कारण वह कभी अपने को सुंदर समझ ही नहीं सकी। मीनू ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से देखा। उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत तो नहीं है। सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक गई। सजी सवरी मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था। नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर में काफी मेहमान आ चुके हैं। बहुत चहल पहल थी। छोटे बच्चों का शोर व बड़ों के बोलने की आवाजें, सभी से घर गूंज रहा था। मीनू तो सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंच गई। मीनू के पहुंचते ही नीलिमा उससे चिपटकर रो पड़ी। नीलिमा को आभास हो गया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। 1 घंटे तक मीनू व नीलिमा अपनी बातों में खोई रही। तभी नीलिमा की नजर अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। मीनू ने उसके मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, नीलिमा तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा, देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू बात तो सही है। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार तो वह घर पर ही छोड़ आई है। यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई और नीलिमा से यह कहकर कि मैं अभी आ रही हूँ बाहर चली गई। जब मीनू ने कुछ समय बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं दी। नीलिमा ने झटपट उस बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर दीवार घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सकी। तभी मीनू ने मजाक भरे स्वर में कहा, नीलू तू जानती है ना मैंने यह घड़ी क्यों दी है? यह घड़ी इसीलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। उन दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़स से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, इसीलिए वह बाहर आ जाए। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले आई। इतने में ही एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने सूचना दी कि बारात आ गई है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कनें और तीव्र हो गई। उस समय उसे दुख व सुख दोनों की अनुभूति हुई। नए जीवन साथी की मिलन की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गई। उसकी आंखें बोझल हो गईं और आंसू टपक पड़े। परंतु यह रोने का समय नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया और नीलिमा को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बारात घर तक आने में 2 घंटे रह गए थे। मीनू ने नीलिमा से घर जाने की इजाज़त ली। उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई।
मीनू ने घर आकर शीघ्रातिशीघ्र अपने कपड़े बदले। उसने गुलाबी रंग की सुनहरे काम की साड़ी पहनी। चेहरे का हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई। अपने केश खोलकर उसने एक जूड़ा बनाया जिसने उसके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी सवरी मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। दर्पण में उसने अपने सलोने चेहरे को निहारा और फिर माँ के पास जाकर बोली, माँ माँ देखो, यह गुलाबी रंग की साड़ी ठीक लग रही है ना? माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ बेटी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। सुंदर सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। वह गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की ओर चल दी। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था। मीनू भी ऊपर के कमरे में नीलिमा के पास पहुंच गई। रूप रंग में सुंदर दिखने वाली नीलिमा का आज लाल रंग की साड़ी में रूप और अधिक निखरा लग रहा था। फूलों के गजरे आदि पहनाकर उसे सजाया जा रहा था। नीलिमा की और सभी सहेलियां भी वहीं पास बैठी थीं। शहर की जितनी भी औरतें आती, उन सभी का पहला यही प्रयास रहता कि ऊपर जाके नीलिमा से मिले। छोटे छोटे बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते, परंतु उनको आश्वासन देकर नीचे भगा दिया जाता कि नीलिमा दीदी अभी नीचे ही आ रही है। नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप ऐसे निखर आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। हर कोई उसके रूप रंग की प्रशंसा करता। बारात भी घर के पास आ गई थी। बैंड की मधुर ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ज्यों-ज्यों बैंड की आवाज और पास आती गई व तेज होती गई, त्यों-त्यों नीलिमा के हृदय की धड़कनें भी तेज होती गई। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सभी स्त्रियां व बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक उत्साह था। सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे। जैसे ही दूल्हा घोड़ी से उतरकर नीचे आया, सब उसकी ओर देखते ही रह गए। रंग रूप में वह नीलिमा से कम नहीं था। दूल्हे को स्टेज पर बिठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ी। इस समय मीनू का रंग रूप भी सलोना लग रहा था। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखती हुई स्टेज पर पहुंची। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम हुआ। उसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया। उसकी मधुर आवाज ने सबका मन मोह लिया। हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी बारात में आए एक नवयुवक ने उसकी आवाज की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी आवाज बहुत मधुर है। क्या सुंदर गीत सुनाया है आपने। मीनू ने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। अरे, यह तो वही लड़का अमित है जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से उसकी प्रशंसा सुनने पर उसके हृदय में कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई, वरन उसका हृदय पीड़ा से अकुला उठा। उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न हुई उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने पैसों के लिए उसका दिल तोड़ा था और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर न जाने क्यों उसकी अतीत की स्मृतियां ताजा हो उठी। उसके हृदय में वह पीड़ा उमड़ आई जिसे वह अब तक दबाए हुए थी। मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज है। नाराज भी क्यों ना हो, उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा नहीं किया था। फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ क्षण के लिए बातें कर सकता। मीनू का वहाँ एक पल भी दिल नहीं लगा। वह बिना खाए पिए ही वापस अपने घर आ गई। घर पहुंचने पर माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मीनू के साथ कोई बात अवश्य हुई है। उन्होंने मीनू से पूछा, बेटी, तुमने इतने जल्दी खाना खा लिया? बारात को अभी आए ज्यादा देर नहीं हुई है। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया, कहकर मीनू तकिए में मुँह छिपाकर बैठ गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि शायद इस अवसर पर मीनू की फिर अतीत की स्मृतियाँ ताज़ा हो गई हैं। आज उसकी सहेली दुल्हन बनी है। अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसे कुछ बातें याद आ गई होंगी। तभी दूसरे क्षण माँ के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया हो। इसी प्रकार के अनेक विचार माँ के मन में आते रहे, परंतु वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मीनू की उदासी का क्या कारण है। मीनू भी तकिए में मुँह छिपाए अमित के बारे में सोचती रही। उस अमित के बारे में जो उस दिन जब उसे देखने आया था कितने प्यार से बातें कर रहा था। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है।
पर फिर उसे क्या हुआ? सिर्फ पैसे के लिए दूसरी लड़की से शादी को तैयार हो गया। यदि उसके माता पिता ही पैसा लेने के पक्ष में थे तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह उनका विरोध कर सकता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में ही रिश्ता करना था तो आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा था? ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में बार बार आते, परंतु इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर तक जब नीलिमा को मीनू नहीं दिखाई दी तो उसने अपने भैया से पूछा, भैया मीनू कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी। मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता। जब नीलिमा अंदर गई तब भी उसे मीनू नहीं दिखाई दी। अचानक बिना कहे मीनू के चले जाने की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। प्रातःकाल विदा के समय नीलिमा की निगाहें मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आधी रात्रि तक सो नहीं पाई थी, इसीलिए सुबह समय से उठ ना सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खुली उसने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। घड़ी में 7 बज चुके थे, विदा का समय हो चुका था। वह शीघ्र हाथ मुंह धोकर तैयार हुई और नीलिमा के घर पहुंच गई। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची, नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर नीलिमा उससे लिपट कर रो पड़ी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के नेत्रों से भी जल उमड़ पड़ा। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। माँ ने भी बहुत कोशिश की कि एक दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई एक दिन के लिए भी छोड़ नहीं सकती थी। शादी में आना तो मजबूरी थी। नया रास्ता अध्याय 10। मेरठ पहुंचने पर मीनू को ज्ञात हुआ कि उसके कॉलेज का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। हॉस्टल में चारों ओर चहल पहल थी। सभी लड़कियां अपने अपने रोल के बारे में बता रही थी। हर तरह के कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य, गीत, नाटक आदि सभी की तैयारियां चल रही थी। हॉस्टल में मीनू को देखकर उसकी सहेलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक बार उसने बातों बातों में माया के सामने कहा था कि उसने कथक नृत्य सीखा है। माया ने सहेलियों में यह प्रस्ताव रखा कि मीनू का कथक नृत्य वार्षिकोत्सव में कराया जाए। सभी सहेलियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यद्यपि मीनू ने कथक बचपन में सीखा था, परंतु वह शुरू से ही अपने स्कूल में व फिर बड़े होने पर कॉलेज में नृत्य के कार्यक्रम देती रही थी, इसीलिए अभी भी कथक काफी कुशलतापूर्वक कर लेती थी। हमेशा उसने इस नृत्य में पुरस्कार लिए थे। जब सभी लड़कियों ने उसे घेर लिया तो वह नृत्य करने के लिए मना न कर सकी। यद्यपि वह अब इन सब बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। इस समय उसके सामने एक ध्येय था, एक मंजिल थी जिस पर पहुंचने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता थी। और फिर अब नीलिमा की शादी में भी उसके 3 दिन बेकार हो गए थे। यात्रा की थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपना सारा सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान कमरे में रखकर वह पलंग पर लेट गई। लेटे लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद हो आया वह दिन जब उसने शुरू में कथक सीखा था। कथक में उसे विशेष रुचि थी, परंतु उसके कस्बे मीरापुर में कोई कथक सिखाने के लिए कुशल अध्यापक नहीं था। उस दिन जब उसे पता चला कि उसके कस्बे में एक कथक नृत्य का स्कूल खुल रहा है, तब वह बहुत प्रसन्न हुई थी। सबसे पहले मीनू ही उस स्कूल में पहुंची थी। बाद में और भी नृत्य में रुचि रखने वाली काफी लड़कियां आ गई थी। पहले दिन जब गुरुजी ने नृत्य के लिए पैर चलाने सिखाए थे तो उसके पैरों में बहुत दर्द हो गया था। फिर भी घर जाने के बाद उसने बहुत देर तक पैर चलाने का अभ्यास किया। आशा और रोहित उस समय छोटे थे। वे बहुत बहुत देर तक मीनू को पैर चलाते देखते रहे, परंतु उन्हें यह समझ नहीं आता कि यह कैसा नृत्य है जिसमें सिर्फ पैर ही चलाए जाते हैं, हाथ नहीं। अगले दिन वह जब स्कूल गई तो सभी लड़कियों ने तबले की धुन पर पैर चलाने शुरू किए। मीनू के पैर ही सही ताल पर व सही ढंग से चल रहे थे। गुरुजी ने दूसरे दिन ही मीनू की बहुत प्रशंसा की थी। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती। वह हर कार्य पूर्ण लगन के साथ करती। कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई। 2 वर्ष में ही वह इस नृत्य में निपुण हो गई थी। बाद में भी वह स्कूल में निरंतर नृत्य करती रही।
जिससे उसका अभ्यास बना रहा। एक दिन की बात है, जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी, उसके स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। मीनू की अध्यापिका ने उससे कथक नृत्य पेश करने के लिए कहा। उस समय उसमें कितना उत्साह था, कितनी प्रसन्न हुई थी वह यह जानकर कि उसे स्टेज पर नृत्य करना है। कितनी उमंग थी उसके हृदय में। छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची, तब उसने प्रसन्न मुद्रा में अपनी माँ से कहा, माँ मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे कथक नृत्य का अभ्यास करना है। माँ ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों बेटी, कहाँ करना है तुम्हें नृत्य? मीनू ने उमंग भरी वाणी में कहा था, माँ 4 दिन के बाद हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मुझे कथक नृत्य करने के लिए कहा गया है। परंतु मीनू, इस वर्ष तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा है, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ माँ कहकर मीनू ऊपर अपने कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास करने लगी। 4 दिन बाद वह दिन आ गया जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। सुबह से ही मीनू के हृदय में विशेष उल्लास था। उसने अलमारी खोलकर माँ की सारी साड़ियाँ देखी थी। जरी के काम वाली हरे रंग की साड़ी उसने पसंद की थी। नृत्य के लिए सजी सवरी मीनू ने अपने को ऊपर से नीचे तक निहारा। जैसे ही नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम बोला गया, उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो उठी। फिर एक उमंग के साथ उसके हृदय में नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन विशेष तौर पर देखने योग्य थी। अपने नाजुक बदन को वह हर दिशा में आसानी से मोड़ लेती थी। उसका नृत्य समाप्त होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। हर कोई उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। मीनू को उस दिन कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे उस समय महसूस हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की थी। साथ ही पास खड़ी उसकी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से यह कहा था कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम आती है। यह सुनकर मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। घर पहुंचते ही उसने वह पुरस्कार माँ को दिखाया था और अत्यधिक उत्तेजित होकर माँ से लिपट गई थी। अभी वह अतीत की स्मृतियों में ही खोई थी कि कमरे में माया ने प्रवेश किया। मीनू को चुपचाप पड़ी देखकर वह उसके पास आई और उससे शादी की बातें पूछने लगी। माया बोली, कहो मीनू, कैसी रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। हाँ, मीनू ने कहते हुए गर्दन हिला दी। आओ बैठो माया, कहते हुए वह स्वयं पलंग के एक ओर बैठ गई और माया को बैठने के लिए स्थान दे दिया। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी, उससे हंसी मजाक की बातें करती रही और फिर पास में पड़े अपने पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू की थकान भी उतर चुकी थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। 10 दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। कॉलेज व हॉस्टल दोनों में ही काफी चहल पहल रहती थी। कॉलेज में भी नाटकों व अन्य कार्यक्रमों की तैयारी चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू, कथक का तो तुम्हें काफी अभ्यास होगा, फिर भी 1-2 बार तो करके देख ही लो। तब मीनू को लगा कि कथक नृत्य किए हुए उसे कई महीनों हो गए हैं, इसीलिए उसे 3-4 बार तो नृत्य का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। उस दिन तो वह थकी हुई थी, फिर हॉस्टल में भी नृत्य की संगत करने के लिए तबला व हारमोनियम भी तो नहीं था, इसीलिए उसने निश्चय किया कि कल से वह कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास करेगी। 4 दिन तक मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास किया। सोमवार का दिन था। मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। कॉलेज के लड़के व लड़कियां सभी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, कुछ केवल दर्शक मात्र बनकर ही इधर उधर टहल रहे थे। एक कमरे में मीनू भी नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां वहीं पर बैठी उसका नृत्य देख रही थी। तभी चपरासी ने दरवाजा खटखटाया। मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह मीरापुर से होकर आई है, आखिर क्या बात है? मीनू की कुछ समझ में नहीं आया। डाकिये से टेलीग्राम लेते समय उसके हाथ कांपने लगे। उसने झटपट तार खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, फादर इल कम सून, पिताजी बीमार हैं, जल्दी आ जाओ।
यह पढ़कर मीनू का दिल कांप गया। ऐसी क्या बीमारी हुई है पिताजी को जो मुझे जल्दी बुलाया है? थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो मुझे नहीं बुलाया जाता। कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई होगी। वह अपने घर जाने के लिए बेचैन हो उठी। शाम के 6 बज चुके थे। वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने हॉस्टल पहुँच गई। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, माया ने उसके उदास चेहरे को देखकर समझा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मीनू को बैग में कपड़े लगाते देखकर माया ने पूछा, मीनू क्या बात है, कहाँ जा रही हो? मीनू ने रुआसी आवाज में कहा, मैं मीरापुर जा रही हूँ। अभी अभी टेलीग्राम आया है, पिताजी बीमार हैं, मुझे शीघ्र ही बुलाया है। अच्छा, पर अब तो रात होने वाली है। इतनी रात में अकेले तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, और फिर यह रास्ता भी खराब है। कल सुबह चली जाना, माया ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, रात तो हो चली है, पर मेरा यहाँ अब 1 मिनट के लिए भी रुकना संभव न होगा, मीनू ने अपना बैग कंधे पर रखते हुए कहा। जैसे ही मीनू ने खिड़की से बाहर झांका, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। इतनी रात गए उसे जाने में भय सा महसूस हुआ। उसने अपने कंधे से बैग उतारा और पलंग पर लेट गई। उसका मन पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। काश उसके पंख होते तो वह उड़कर अपने घर पहुंच जाती। इस समय उसकी दशा पिंजड़े में बंद एक पक्षी की तरह थी। उसके मन में उड़ जाने के लिए छटपटाहट सी थी। एक परतंत्र पक्षी के समान उसकी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू झलक आए। रात भर वह बेचैनी में करवटें बदलती रही। अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठते रहे, जिससे उसका मन और अधिक बेचैन हो उठा। अब उसे इंतजार था उस प्रातः का जब वह स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर को जा सकेगी। अध्याय 11। मीनू के पिताजी की हालत काफी नाजुक हो चली थी। डॉक्टरों ने पूर्ण आराम के लिए कह दिया था। घर में आशा, रोहित, माँ तीनों ही उनकी सेवा में लगे रहते। उनकी यह हालत देखकर माँ बहुत विचलित हो उठी थी। जब माँ को मीनू व आशा का ख्याल आता तो वे बेचैन हो उठती। कौन करेगा इन दोनों की शादी? यदि इनके पिताजी को कुछ हो गया तो क्या होगा हम सबका? आदि अनेक विचार माँ के मस्तिष्क में कौंध जाते। घर में सब मीनू की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिताजी दवाइयों के नशे में चुपचाप लेटे रहते या सोते रहते, परंतु जब भी उन्हें होश आता तो मीनू को ही याद करते। बड़ी बेटी होने के कारण पिताजी को मीनू से विशेष स्नेह था। आसपास के लोगों को जिनको भी पता चल रहा था उनसे मिलने आ रहे थे। यद्यपि उन्हें बात करने के लिए मना किया गया था, फिर भी सब उनकी बीमारी को सुनकर उनसे मिलने आते रहते। इस कारण उन्हें पूर्ण आराम नहीं मिल पाता था। सुबह के 9 बजे थे। मेरठ से पहली बस आने का समय हो गया था। सभी की नजरें दरवाजे की ओर थीं। सभी को मीनू के आने का इंतजार था। तभी पिताजी ने थोड़ी सी आंखें खोली और मंद आवाज में बोले, मीनू बेटी नहीं आई अभी तक? पास बैठे रोहित ने कहा, नहीं पिताजी, अभी तो नहीं आई है दीदी, बस आने ही वाली होंगी। इसके पश्चात पिताजी ने अपनी आंखें मूंद ली। माँ रसोई में अपना काम कर रही थी, परंतु उनकी नजर दरवाजे की ओर ही थी। उन्हें मीनू का इंतजार था। तभी उन्होंने मीनू को रिक्शे से उतरते हुए देखा। जैसे ही मीनू अंदर आई, माँ को देखकर उसका दिल भर आया। अपना सामान कमरे में रखकर माँ से लिपट गई। माँ, पिताजी की तबीयत कैसी है? माँ बहुत दुखी थी। मीनू की यह बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू झलक आए। भरे कंठ से उन्होंने उत्तर दिया, अंदर कमरे में लेटे हैं। माँ के आंसू देखकर मीनू का दिल भर आया। क्या हो गया है उन्हें अचानक? अभी कुछ दिन पहले तो उन्हें अच्छी हालत में छोड़कर गई थी। दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने बोलने के लिए बिल्कुल मना किया है। इस समय उन्हें पूर्ण आराम की आवश्यकता है, कहते हुए माँ का गला भर आया। 2 मिनट तक मीनू चुप खड़ी रही। फिर माँ से बोली, माँ, कहाँ लेटे हैं पिताजी? हाँ बेटी, तुम्हें तो बीमारी की हालत में बहुत याद करते रहते हैं। सामने वाले कमरे में लेटे हैं, मिल लो।
मीनू ने कमरे में प्रवेश किया, परंतु दयाराम जी की आंखें बंद थीं। शायद वे सो गए थे। वैसे भी दवाइयों का नशा सा था, कभी आंखें बंद कर लेते थे, कभी आंखें खोल लेते थे। मीनू ने जब देखा कि उनकी आंखें बंद हैं, तो उसने उन्हें जगाना उचित न समझा। वह बाहर लौटने लगी। तभी पास बैठे रोहित ने कहा, दीदी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मीनू को पिताजी के पास बैठाकर रोहित बाहर चला गया। मीनू चुपचाप बैठी समाचार पत्र पढ़ने लगी। फिर भी उसकी एक नज़र समाचार पत्र की ओर थी और दूसरी नज़र पिताजी की ओर। उसे इंतजार था कि कब वे जागें और वह उनसे मिले। दयाराम जी ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। मीनू को आभास हुआ कि शायद वे जाग गए हैं। मीनू अपनी कुर्सी से उठी और उनकी ओर बढ़ी। तब तक वे आंखें खोल चुके थे। मीनू को पास खड़ी देखकर उनके चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। धीमी आवाज में बोल पड़े, मीनू बेटी तू कब आई? अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? ऐसी ही है, कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा लग रहा था कि मानो इतना बोलने से ही उन पर काफी जोर पड़ा है। मीनू फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उनकी यह हालत मीनू से देखी नहीं जा रही थी। मीनू का दिल भर आया। आखिर क्या हो गया उन्हें? वे तो स्वस्थ थे। अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घुमड़ने लगे। उसने सामने रखे समाचार पत्र को फिर उठा लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र कथक नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना की तस्वीर की ओर पड़ी। नृत्य के विभिन्न भावों में खिंची फोटो देखकर मीनू को ख्याल आया कि आज उसे भी नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। तभी उसकी नज़र घड़ी की ओर पड़ी। घड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। उसे ध्यान आया कि यदि वह मेरठ में होती तो इस समय वह कथक नृत्य का अभ्यास कर रही होती। सबसे पहला कार्यक्रम मीनू का कथक नृत्य ही था, परंतु समय को कौन जान सकता है। तभी मीनू की छोटी बहन आशा कमरे में आई और बोली, दीदी अब यहाँ पर मैं बैठती हूँ, आप खाना खा लीजिए, आपको माँ बुला रही हैं। यद्यपि मीनू की खाने पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, परंतु माँ ने बुलाया था, इसीलिए मीनू को जाना पड़ा। माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, कहकर मीनू ने टालने की कोशिश की। माँ समझ गई कि पिताजी की ऐसी हालत देखकर मीनू की भूख उड़ गई है। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी उस दिन तो सभी की भूख उड़ गई थी। रसोई में खाना ही नहीं बना था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। माँ ने मीनू को समझाते हुए कहा, बेटी खाना खा लो, खाना नहीं खाओगी तो पिताजी की सेवा कैसे कर पाओगी? रात दिन जागना होता है उनके साथ। अच्छा माँ थोड़ा सा दे दो, कहकर मीनू ने बिना भूख के ही थोड़ा सा खाना खा लिया और पिताजी के पास जाकर बैठ गई। लगभग एक सप्ताह यही क्रम चलता रहा। हर समय एक व्यक्ति उनके पास बैठा रहता, कभी माँ तो कभी मीनू, कभी रोहित तो कभी आशा। उन सब की सेवा व ईश्वर के आशीर्वाद से पिताजी की दशा में काफी सुधार हो गया। अब वे धीरे धीरे अपने आप बैठने भी लगे थे और थोड़ी देर बातें भी कर लेते थे। प्रातः लगभग 9 बजे का समय था। उस समय हल्की हल्की वर्षा की बूंदें पड़ रही थीं। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी। मीनू की बुआ जी व फूफा जी बीमारी की खबर सुनकर मिलने आए थे। बुआ जी और फूफा जी सीधे पिताजी के कमरे में पहुंचे। पहले उन्होंने भैया से कुशलक्षेम पूछी और फिर इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। पास बैठी मीनू को लगा कि पिताजी से इतनी बातें करना उचित नहीं, क्योंकि उनके साथ पिताजी को भी बोलना पड़ रहा था और उन्हें डॉक्टर ने अधिक बातें करने के लिए मना किया था। एक बार मीनू के मन में आया कि बुआ जी से कह दें कि इतनी बातें ना करें, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। परंतु उनके बड़े होने की शर्म करके वह उनसे कुछ ना बोली। बुआ जी वहां बैठी बैठी अपने पड़ोसी की बातें सुनाती रहीं। फूफा जी बार बार इशारा करके उन्हें चुप कराने की कोशिश करते रहे, परंतु वे कहाँ चुप होने वाली थीं। वे लगातार बोलती ही रहीं। अब मीनू से चुप ना रहा गया। मीनू बोल ही पड़ी, बुआ जी आपको सफर की काफी थकान होगी, आप थोड़ा सा खा पी लीजिए, इतनी देर पिताजी भी थोड़ा आराम कर लेंगे। यह सुनकर बुआ जी को उठना ही पड़ा। अच्छा बेटी लो, कहकर बुआ जी वहां से उठ गईं और साथ ही फूफा जी भी उठ गए।
अगले दिन बुआ जी वापस जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि फूफा जी को अपनी फैक्ट्री में एक आवश्यक काम था। तैयार होने के बाद बुआ जी माँ से बोली, चलते चलते अपने भैया से कुछ बातें तो कर लूं। यह कहकर वे पिताजी के कमरे में पहुंची। पिताजी उस समय जाग रहे थे। वे उनसे जाकर बोली, देख भैया, मैं तो अब दिल्ली वापस जा रही हूँ, परंतु अपनी एक सलाह तुझे अवश्य देना चाहूंगी। हाँ बहन जी, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? देख, तेरी दो दो बेटियां जवान हो रही हैं, अब उनकी शादी कर दे। क्या उन्हें पढ़ाने के चक्कर में लगा है? तेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है। कहकर पिताजी ने गर्दन हिलाई और चुप हो गए। भैया, मैं सच कह रही हूँ, जवान बेटियों की तो बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। इनकी शादी हो जाएगी तो तुझे कम से कम छुट्टी तो मिल जाएगी। फिर रह गया रोहित, वह तो लड़का है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, बुआ जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा। पिताजी ने कहा कि बेटियों की शादी की चिंता उन्हें भी है, परंतु लड़का नहीं मिल पा रहा है। सो तो ठीक है भैया, पर देखना तो पड़ेगा ही लड़का। शादी के बाद तुम्हारी ही जिम्मेदारी कम हो जाएगी, कहकर बुआ जी अपने भैया से विदा लेकर बाहर निकल आई और कार में बैठ गईं। माँ, मीनू, रोहित, आशा सभी बुआ जी और फूफा जी को कार तक छोड़ने बाहर गए। उनको विदा करने के पश्चात अंदर आकर देखा तो पिताजी गहरी चिंता में डूबे थे। बुआ जी की बात सुनकर वे अपनी दोनों बेटियों की चिंता में पुनः डूब गए थे। मीनू भी एमए करने के बाद वकालत पढ़ रही थी और फिर आशा भी तो बीए कर चुकी थी। अभी भी इन्हीं विचारों में तल्लीन थे कि माँ ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर वे बोले, मीनू की माँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो मीनू और आशा की शादी कैसे करोगी तुम? रोहित लड़का है, उसकी शादी की मुझे कोई चिंता नहीं। उनकी बात बीच में काटते हुए माँ बोली, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं मीनू की माँ, जब मौत आती है तब किसी की नहीं चलती, उस समय सब देखते रह जाते हैं। माँ उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो गई थी। उदास स्वर में बोली, आपको क्या हो गया है आज? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, तुम मेरी मना स्थिति नहीं समझ सकती हो। मैं दो दो बेटियों का पिता हूँ। जब तक इन दोनों के हाथ पीले ना कर दूं, तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकता। उन्होंने खांसते खांसते इस वाक्य को पूरा किया। आप इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, परंतु लड़के एकदम कहाँ मिल जाएंगे? अच्छे लड़कों का मिलना भी तो आसान नहीं है, और जब लड़के अच्छे मिलते हैं तो लड़की में कमी निकाल देते हैं। कहते कहते माँ भी उदास हो गई। लड़के तो देखने ही पड़ेंगे, फिर अपनी मीनू को तो समझा लो, वह शादी के लिए तैयार होगी तभी तो। माँ ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, मीनू से बात करनी ही पड़ेगी। वैसे वह अभी वकालत पढ़ रही है, उसका शादी के लिए तैयार होना असंभव है। पिताजी को कुछ विश्वास सा था कि उनकी इस हालत को देखकर मीनू शादी के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने मीनू को बुलाने के लिए कहा। माँ ने मीनू को आवाज लगाई, मीनू बेटे, इधर तो आओ जरा। मीनू ने बाहर से ही उत्तर दिया, माँ अभी आई। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया तो दयाराम जी ने उसे पास में पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू तुम मेरी बड़ी बेटी हो और काफी समझदार हो, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जी पिताजी, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो, फिर आशा की शादी भी करनी है। बेटी, यदि मुझे मौत भी आई तो तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं चैन से मर भी न सकूंगा। नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, ईश्वर की दया से आपको कुछ नहीं होगा। कहते कहते मीनू की आंखों में पानी भर आया। बेटी, मैंने तुमसे शादी की बात पूछी थी, तुम्हारी क्या इच्छा है? पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अब वकालत पढ़ रही हूँ। 3 साल का कोर्स है, 1 साल पूरा होने वाला है, 2 साल और बाकी हैं। यदि मैंने शादी कर ली तो क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी? पास बैठी माँ बोली, मीनू, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। यदि तुम्हें पढ़ाई के प्रति रुचि है तो तुम बाद में भी पढ़ सकती हो। पर माँ, मैं अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर चली हूँ। मुझे जिस मंजिल की तलाश है उस तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम व यत्न की आवश्यकता है। यह सब शादी के बाद संभव ना हो सकेगा।
मीनू बेटी, तुम्हें वकालत की पढ़ाई पूरी करने में 2 वर्ष से अधिक लगेंगे। उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी शादी के बाद आशा के लिए लड़का देखेंगे। इसमें बहुत समय लग जाएगा। माँ, तुम मेरे कारण आशा की शादी क्यों रोक रही हो? आशा के लिए कोई अच्छा सा वर खोजकर उसकी शादी कर दो। यह बात सुनकर पिताजी से रुका ना गया। वे बोले, मीनू बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बेटी को छोड़कर पहले छोटी की शादी कर लें? ऐसा करने के लिए क्या हमारा दिल गवाही देगा? जो बात उचित हो उसे करने के लिए दिल हमेशा गवाही देता है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चल रही हूँ, क्या मैं उसे बीच में ही छोड़ दूँ? यदि मैं पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी कर लूँ तो क्या आपका दिल गवाही देगा इस काम के लिए? नहीं पिताजी, नहीं। इस काम के लिए ना आपका दिल गवाही देगा और ना ही मेरा। मैं जिस मंजिल पर पहुंचना चाहती हूँ, उस पर पहुंचने के बाद मेरे साथ साथ आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मीनू ने पिताजी की ओर देखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर माँ व पिताजी दोनों ही चुप रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। तभी मीनू बोल पड़ी, आप आशा के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए और मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। यह कहकर मीनू वहां से उठकर बाहर आ गई। मीनू को मीरापुर आए 1 सप्ताह से अधिक हो गया था। उसकी पढ़ाई का काफी नुकसान हो गया था। वैसे भी अब पिताजी की तबीयत ठीक सी हो चली थी, बस थोड़ा आराम बताया था। इसीलिए मीनू ने सोचा कि अब उसे मेरठ चले जाना चाहिए। सायंकाल का समय था। माँ रसोई घर में व्यस्त थी। मीनू ने सोचा कि कल मेरठ वापस जाने के लिए इस समय माँ से बात कर लेनी चाहिए। वह माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर माँ को काम करते देखती रही। फिर माँ से बोली, माँ, यदि आप कहें तो मैं कल मेरठ चली जाऊं। अच्छा, तुम कल जाना चाहती हो? चली जाओ। तुम्हारी कई दिनों से पढ़ाई खराब हो रही है। ठीक है माँ, मैं कल सुबह वाली बस से चली जाऊंगी, जिससे कल कॉलेज भी जा सकूं। यह कहकर मीनू रसोई से बाहर निकल आई और अपने कमरे में जाकर अपना सामान लगाने लगी। रात के 10 बज चुके थे। मीनू सोने के लिए अपने पलंग पर लेटी, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। उसके दिमाग में पिताजी व माँ की वही बातें घूमती रहीं जो सुबह शादी का प्रस्ताव रखते समय हुई थी। मीनू को लगा कि कहीं उसने शादी से इनकार करके अपने माता पिता के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाई। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना उसके अपने हित में नहीं था। जिस मंजिल की उसे तलाश है वह विवाह के बाद उसे कदापि नहीं मिल सकती। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई और सुबह उसकी तभी आंख खुली जब माँ उसके लिए गरम गरम चाय बनाकर उसे उठा रही थी। माँ की आवाज सुनकर मीनू हड़बड़ा कर उठी और चाय पीकर अपनी तैयारी में लग गई। चलने से पहले मीनू पिताजी के कमरे में गई। विदाई लेते समय उसकी आंखों में आंसू भर आए। कितनी मजबूर थी इस समय वह। यदि उसकी पढ़ाई न होती तो वह पिताजी के पास रहकर उनकी सेवा करती, परंतु पढ़ाई के कारण वह अधिक समय के लिए उनके पास रुक भी नहीं सकती थी। चलते समय माँ ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सर पर रख दिया और उसकी सफलता व मंगलमय भविष्य की कामना की। अध्याय 12। मायाराम जी के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। अमित की शादी होने में सिर्फ 1 महीना ही तो रह गया था, इसीलिए जेवर, कपड़ा सब कुछ अभी ही बनवाना था। कितने कार्ड छपवाए जाएंगे, किन किन को बुलाना होगा, जिन्हें बुलाया जाएगा उन सबको क्या क्या देना होगा, सभी बातें निश्चित की जा रही थीं। मायाराम जी अपनी पत्नी से विवाह के प्रत्येक कार्य में सलाह ले रहे थे। मायाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अमित की माँ, यह बताओ शादी के बाद प्रीति भोज करना है कि नहीं? उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, वैसे हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं है। पहले ही मड़े पर सब बिरादरी वालों और जान पहचान वालों को खाना खिला देते हैं। परंतु तुम यह तो सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बातें बनाएंगे। तो ठीक है, दावत बाद में ही हो जाएगी और आप अमित से भी सलाह ले लें, वह क्या चाहता है। उनकी पत्नी ने कहा। अमित
अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, बस इतना ही कह देता है कि आप जैसा उचित समझें वैसा ही कर लें। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में। तो दावत शादी के अगले दिन ही हो जाएगी, पर यह तो बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है। देखो अमित की माँ, मायाराम जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम सा लगा, इसीलिए एकदम बोल पड़ी, बस इतने ही गहने चढ़ाओगे? एक अकेला ही तो बेटा है, इकलौती बहू के लिए इतना जेवर कम है। हमारे समय में 1-1 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। तभी मायाराम जी गुस्से में बोल पड़े, 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करती हो? 1 किलो सोने के जेवर पता है कितने रुपए के आएंगे? कम से कम 2.5 लाख रुपयों के। कहाँ से आएगा इतना पैसा? उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए का नाम सुनकर चौंकी और बोली, कितनी महंगाई बढ़ गई है आजकल। बताओ, पैसे की कोई कीमत तो रही ही नहीं। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, अच्छा तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो। कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी, उससे सरिता के लिए नए फैशन के जेवर बनवा देना। तुम अपना सोना दोगी चढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना, मायाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। मैं क्या करूंगी इस बुढ़ापे में जेवरों का? बुढ़ापे में कोई जेवर पहन के थोड़ी ना सजूंगी, वैसे भी सब बहू बेटे के ही काम आएगा। तुम बड़ी ना समझो अमित की माँ, बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी हो जाती है। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का लालच तो हो ही जाता है। बड़े विश्वास के साथ उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखता है वह मेरा। देखना, वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। तुम अपने बेटे के बारे में जानती हो, परंतु आने वाली बहू के बारे में नहीं। यदि बहू तेज हुई तो बेटा क्या करेगा? मायाराम जी की बात उनकी पत्नी की समझ में कुछ कुछ आई। वह बोली, हाँ यह बात तो सही है, ठीक है, जितना जेवर तुम खरीद सकते हो उतना ही चढ़ा देना। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ा ज्यादा जेवर ही खरीद लेना। कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। नाक? नाक किस बात की कटेगी? जितना पैसा हमारे पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगी। ठीक है, अच्छा यह बताओ कि साड़ियाँ कितनी खरीदनी है? 11 साड़ियाँ चढ़ा देंगे बहू को। बस 11 साड़ियाँ ही? कम से कम 21 साड़ी तो चढ़ानी ही चाहिए। तुम अपनी नाक कटाओगे क्यों? इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है, बड़े घर की लड़की को चढ़ाना तो अच्छा ही पड़ेगा। धनीमल जी भी तो 5 लाख रुपया लगा रहे हैं, 5 लाख में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे। मायाराम जी कुछ उत्तेजित से होकर बोले, वे चाहे कुछ भी दें, हमने उनसे कुछ कहा नहीं है, ना ही हमने उनसे कुछ मांगा है। उन्होंने स्वयं इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है, और जहां तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर कपड़ा चढ़ाएंगे। मायाराम जी के उत्तेजित होकर बोलने से अमित और उसकी छोटी बहन मधु कमरे में आ गए। उन्हें लगा कि न जाने किस बात पर पिताजी इतने उत्तेजित हो गए हैं। अमित की माँ उठकर बाहर चली गई। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बैठाया और उनसे कार्ड छपवाने के लिए सलाह लेने लगे। अमित तो मधु का इकलौता भाई था। मधु चाहती थी कि वह अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, इसीलिए उछलती हुई बोली, भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सब सहेलियों को आमंत्रित करूंगी। अभी उन तीनों की बातें चल ही रही थीं कि दरवाजे पर घंटी बजी। मधु दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसे इंतजार था पोस्टमैन का। उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे पर धनीमल जी खड़े थे। मधु ने उनका अभिवादन किया और अंदर बुलाकर बैठने को कहा। धनीमल जी की आवाज सुनकर मायाराम जी भी बाहर आ गए। वे दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। धनीमल जी ने कहा, भाई साहब, शादी में सिर्फ 1 महीना ही रह गया है, मैंने सोचा कुछ लेन देन के बारे में बात कराऊं। उत्तर में मायाराम जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। देखिए भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शादी में हम 5 लाख लगाने की सोच रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यह पैसा कैसे खर्च करना चाहते हैं। जैसा आप उचित समझें वैसा ही खर्च कर दें। वैसे भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य मकान भी है और घर में हर तरह की सुख सुविधा भी है और सामान भी है। धनीमल जी ने बड़े अंदाज में कहा,
भाई साहब, यह बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं सोच रहा था कि 3 लाख का एक फ्लैट सरिता के नाम कर दूं। फ्लैट का नाम सुनकर मायाराम जी चौंके और बोले, फ्लैट? फ्लैट का क्या करना है? अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर भाई साहब, आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर मायाराम जी को क्रोध आ गया। वे गुस्से में बोले, तो क्या आप यह चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने इसी दिन के लिए उसे पाल कर बड़ा किया है? आप तो नाराज हो गए। धनीमल जी ने कुछ संभल कर कहा, बात ऐसी है, मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी एक एक फ्लैट शादी में दिया था। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि सरिता को भी एक फ्लैट दे दूं। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुभी। उन्हें यह आभास होने लगा कि यह सब धनीमल जी की चाल है और वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग करा देंगे। यह सब बात ध्यान में रखते हुए मायाराम जी ने उनसे पूछा, क्या सरिता हमारे साथ रहना पसंद करेगी? धनीमल जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आप तो जानते ही हैं कि सरिता ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है। पर शादी के बाद थोड़ा बहुत काम तो सभी को करना होता है। हाँ, सो तो है, परंतु सरिता छोटी बेटी होने के कारण बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में पली है। धनीमल जी बोले। मायाराम जी कुछ उत्तेजित हो उठे और बोले, कम लाड़ प्यार में तो हमारा बेटा अमित भी नहीं पला है। अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने। धनीमल जी ने बात पलटते हुए कहा, भाई साहब, आप ये रुपए किस तरह खर्च करना चाहते हैं? रुपए? ईश्वर की दया से पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले साल ही तो अमित को फैक्ट्री लगवाई है। बस हमें एक सुशील बहू चाहिए जो घर के सब काम प्रेम से कर सके। लगता है भाई साहब, आप मेरी बात से नाराज हो गए। मैंने किसी बुरे विचार से कोई बात नहीं कही है। ठीक है, इस समय तो मैं चलता हूँ। आप विचार कर लीजिएगा कि इतना रुपया किस तरह खर्च करना है। मैं कल आकर आपसे मिल लूंगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे 3 लाख का एक फ्लैट तो देना ही है। बाकी 2 लाख कैसे खर्च करना चाहते हैं वह आप सोच लें। यह कहकर धनीमल जी सोफे से उठकर खड़े हुए और अपनी कार की ओर चल दिए। धनीमल जी की बातों ने मायाराम जी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका सिर चकरा गया। इस समय वे ऐसे दोराहे पर खड़े थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पर चला जाए। मायाराम जी की पत्नी उन्हें परेशान देखकर समझ गई कि धनीमल जी कोई ऐसी बात कह गए हैं जिसके कारण उनके पति इतनी परेशानी में पड़े हैं। धनीमल जी की कही एक एक बात मायाराम जी के मस्तिष्क में घूमने लगी। तभी उनकी पत्नी उनके पास आकर बैठ गई और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगी। उन्होंने उदास स्वर में बताया, धनीमल जी 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी को देना चाहते हैं। कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी उत्तेजित हो गई और गुस्से में बोली, यह सब बात करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? क्या वह हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहते हैं? उनके स्वयं कोई बेटा नहीं है, तो वह क्या जाने कि बेटे के अलग होने का क्या दुख होता है। अपने माता पिता को उत्तेजित स्वर में बोलते सुनकर अमित ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अमित को देखकर मायाराम जी ने कहा, बेटे अमित, सुना तुमने? धनीमल जी अपनी बेटी के नाम एक फ्लैट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आजकल के बच्चे अलग रहकर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। आपने क्या जवाब दिया उनकी इस बात का? अमित ने क्रोध भरे स्वर में कहा। जवाब? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को उनके व उनकी बेटी के हाथों बेच दूं। यह कहते कहते मायाराम जी कुछ उत्तेजित हो गए। बेटा अमित, अब इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में ही है। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह कहकर मायाराम जी कमरे से बाहर चले गए। अमित के हृदय में तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसकी कोई ऊंचाई उसे नजर नहीं आ रही थी। वह बालकनी में इधर से उधर घूमता रहा। उसके हृदय में अनेक विचार घुमड़ने लगे। आज उसे अधिकार था स्वयं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। इतना बड़ा फैसला आज उसे स्वयं करना था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे फेसबुक पेज स्वाति की पाठशाला पर फॉलो करें।